बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सेवा, सुशासन और विकास को समर्पित प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी और इस दौरान प्रदेश से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी चर्चा हुई। तो चलिए रुक कर रहे थे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। दिलीप सिंह कुंवर को मिली बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी खबर, जहां पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं दिलीप सिंह कुंवर और देहरादून के एसएसपी भी रह चुके हैं। और देखिए बड़ी जिम्मेदारी जो है उनको मिल चुकी है, जहां उत्तराखंड इंटेलिजेंस के पूर्व डीआईजी भी रह चुके हैं। अब धामी सरकार ने उनको बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी है, जहां पर नए सूचना आयुक्त जो है वो नियुक्त हुए हैं दिलीप सिंह कुंवर। अब उनको धामी सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। पहले वो एसएसपी भी रह चुके हैं, डीआईजी भी रह चुके हैं, यानी कि काफी उपलब्धियां जो है उनके पास रह चुकी है। और अब उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है उनको मिल चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के लिए दायित्वों का बंटवारा कर दिया है, जिनमें से एक नाम रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का भी है, जिन्हें पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष का दायित्व मिला है, जिस पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद किया। और साथ ही उन्होंने अपने दायित्व को लेकर बताया कि जिस उद्देश्य को लेकर उन्हें दायित्व दिया गया है उसका वह पूरे ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि जो अपॉइंटमेंट हमको दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया रॉकेट का आविष्कार हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड में सब लोग बड़े जुझारू हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों के विचार को एक जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहती है। खासकर हमारे मुख्यमंत्री जो पूरी यंग भी नहीं बल्कि यंगस्टर मुख्यमंत्री हैं, वो तो वैसे ही अपने एक्सपीरियंस की वजह से हर जगह कुछ ना कुछ आइडिया लेकर के और प्रयास में रहते हैं कि कैसे चीजों को और अच्छा कराया जा सके। खबर हरिद्वार से है, जहां अर्धकुंभ 2027 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसके चलते लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अर्धकुंभ 2027 को लेकर जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि अर्धकुंभ 2027 को लेकर गढ़वाल आयुक्त और जिलाधिकारी हरिद्वार ने तैयारी शुरू कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 20 पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोल ने कहा है कि बीजेपी में शामिल वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का सरकार में सहयोग रहे। इन सभी विषयों को लेकर संगठन और सरकार उन कार्यकर्ताओं को दायित्व देती है। सभी दायित्वधारी अपने आने विभागों में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से उत्तराखंड के विकास के लिए सहयोग कर रही है और ऐसे ही सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम दायित्वधारी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनपद और टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के उप जिलाधिकारी कीर्ति नगर कार्यालय में LUCC की धोखाधड़ी के खिलाफ धरने पर बैठे निवेशकों का जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग ने समर्थन किया। जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने जानकारी दी है और आपको जानकारी देते चले कि जिला कांग्रेस कमेटी का ये प्रदर्शन है, जहां पर लगातार ये प्रदर्शन जो है कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। देखो जो सीनियर है
तो यहाँ पर जो है LUCC एक कंपनी है और हमारे लक्ष्मौली, बागवान और मलेथा और ये कीर्तिनगर से लेकर चौरास्ता तक मैं आपको बताऊं कि केवल मलेथा गांव की बात करें, जहां से विधायक जी बोलते हैं कि मेरा गांव है और वहां पर 1.5 करोड़ से ऊपर लोगों के पैसे लगा रखे हैं इस कंपनी में। और आज जो है महिलाएं त्रस्त है। आज हम इस धरने प्रदर्शन में आप देख रहे थे कि महिलाएं रो रही थी। आज कीर्तिनगर विकास खंड में उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर कार्यालय में जो LUCC कंपनी द्वारा जो एक बहुत बड़े महा घोटाले की ओर जिसका आप अग्रसर है, जिसमें आप देखेंगे कि करोड़ों रुपए लोगों के यहां से ठगे गए हैं, उस LUCC कंपनी के खिलाफ आज यहां पर एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, जिसमें स्थानीय निवेशक यहां पर आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी लोग यहां पर थे। पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर ठेका कर्मियों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। संबंध में प्रभावित कर्मियों ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। पत्र के माध्यम से कर्मियों ने बताया कि हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से उनके आवास, स्कूल, अस्पताल और फलदार वृक्षों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हल्दी में जो लोग एयरपोर्ट की जद में आ रहे हैं विस्तारीकरण की, उन्हें पुनर्वास विधिवत रूप से हो। कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो पा रहा है। दुकानों को दुकानें नहीं मिल रही, दुकानदारों को जो 40-40 साल से हैं, कई लोगों को कमरे मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी में जर्जर हालत में उसे रहने के लायक नहीं है, घास खड़ा है, एक आदमी के बराबर शौचालय नहीं है और कई झोपड़ियों वाले को कोई जगह नहीं मिल रही है। तो पूरे सभी लोगों का पुनर्वास विधिवत रूप से हो, इसलिए हम जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। देश भर में भारत के महान योद्धा वीर सपूत परम पूज्य महाराणा संग्राम, जिन्हें महाराणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है, इन पर सांसद की तरफ से की गई अशोभनीय अभद्र टिप्पणी से पूरा क्षेत्रीय समाज आक्रोशित है। इसी कड़ी में जसपुर नगर से भी एक खबर सामने आई है, जहां नगर के उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और क्षेत्रीय महासभा के पदाधिकारियों ने महासभा के अध्यक्ष राजकुमार चौहान के नेतृत्व में मुगलों से युद्ध कर देश की माटी पर बलिदान होने वाले देश के महान योद्धा और वीर सपूत महाराणा सांगा पर सांसद द्वारा की गई अशोभनीय अभद्र टिप्पणी से आक्रोशित होकर सांसद पर कार्रवाई करने और देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लोकतंत्र के मंदिर में निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा हमारे पूर्वजों के विरुद्ध अपशब्द, अशोभनीय शब्द और अभद्रता सूचक शब्द बोले गए, जिससे पूरे देश में आक्रोश है और मुख्यतः क्षत्रिय समाज इसका घोर विरोध करता है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से गुजारिश करता है कि वो ऐसे व्यक्ति को उचित कठोरतम दंड दें और उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। देहरादून की मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी नगर निगम नमामि बंसल ने शहर की सफाई व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, निस्तारण और यूजर चार्जेस की वसूली के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वार्ड और भवनों का डाटा तैयार करने को कहा है और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कवरेज बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सूखे और गीले कूड़े के बारे में लोगों को नहीं पता चल पा रहा है, जहां पर नगर निगम का प्रयास है कि वो लोगों के गीले और सूखे कचरे का अंतर बेहतर तरीके से समझाएं। को देखते हुए और वैसे भी बृहद स्तर पर सफाई की व्यवस्था को और सुधारने हेतु प्रयास किया जा रहा है और इसमें सर्वप्रथम सबसे अहम भूमिका जनमानस की रहेगी कि वो अपने स्तर पर सोर्स सेग्रीगेशन में सहयोग करें और जो कि स्रोत पृथकीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ही बेसिक लेवल पर जो सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करने का कार्य किया जाना है, उसमें जनमानस से यही अपील है कि वो अपने स्तर से इस कार्य को करें और बाकी अपने आसपास के सभी लोगों को भी प्रेरित करें।
नवरात्रि के दूसरे दिन कुट्टू के आटे का सेवन करने से 350 से अधिक लोग बीमार हो गए, जिन्हें देहरादून के अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसमें सीएम धामी, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, गढ़वाल कमिश्नर, स्वास्थ्य सचिव भी यहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। सीएम धामी ने देहरादून डीएम और पुलिस कप्तान को निर्देश दिए कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए। ये देखिए, जो अलेज्ड कंटेमिनेशन से जो बकवीट के कंजम्पशन से कुछ केसेस सामने आए थे, तो उसमें ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शंस पर त्वरित प्रवर्तन की कार्रवाई करते हुए संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे और उसमें पुलिस की तरफ से एक्शन एक्सपीडिएट किया गया है। कुट्टू के आटे के बने पकवान खाने से 2 दिन पहले देहरादून और हरिद्वार में 300 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। इससे पहले भी कुट्टू के आटे के कारण लोगों के बीमार होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए सरकार ने अब कुछ सख्त कदम उठाए हैं, जहां खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन उत्तराखंड ने साफ किया है कि अब जनरल स्टोर्स पर बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा नहीं बेच सकेंगे। उत्तराखंड में सड़कों पर फिलिस्तीनी का झंडा लहराने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी सामने आया। मामला हरिद्वार जिले के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने मंगलोर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मंगलोर में फिलिस्तीनी झंडा लहराने का मामला ईद के दिन यानी 31 मार्च को बताया जा रहा है, जहां शिकायतकर्ता ने बताया कि ईद की नमाज के बाद कुछ लोग मंगलोर हाईवे पर जुलूस के रूप में फिलिस्तीनी झंडा लहरा रहे थे और जिसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद को मिली और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। किसी माध्यम से हमारे संज्ञान में ये बात है कि कहीं नमाज अदा करने के बाद कुछ लोगों द्वारा एक कपड़ा लहराया जा रहा है। उसकी जांच जैसे बताया कि मंगलोर क्षेत्र का है, तो उस वीडियो की पुष्टि करने के लिए प्रथम दृष्टया हमने उसमें जांच अधिकारी को जांच सौंपी। चूंकि हमारे पास कंप्लेन भी है, जांच अधिकारी आज अपनी जांच रिपोर्ट देंगे, उसमें हम आगे तथ्य आने के बाद मुकदमा दर्ज करेंगे और जो आगे उसमें भी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर सभी संबंधित विभाग तैयारी में जुटे हैं। इसी क्रम में परिवहन विभाग के चारधाम में आने वाले यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जहां एक और परिवहन विभाग की ओर से परिवहन निगम की 125 बसों को चारधाम यात्रा रूट का संचालित करने का निर्णय लिया है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही सभी वाहनों जो भी चारधाम यात्रा रूट पर संचालित होगी, उन सभी वाहनों की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी परिवहन निगम पर दी गई है। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए जो उत्तराखंड परिवहन निगम की तैयारियां पूरी हैं। हम लोग हमेशा की तरह हमारी बसें इस रूट पे चलेगी और इस बार हम लोग 125 बसें इस रूट पे लगाएंगे और इसके अलावा अगर विभाग को भी या कभी ऐसी जरूरत पड़ी कि जो यात्री कहीं पे भी स्ट्रैंडेड रहते हैं तो उसमें भी हम लोग परिवहन विभाग को भी बसें उपलब्ध कराएंगे। और इसमें जो निगम की तरफ से और रूट्स और जो अतिरिक्त मैन पावर की जो जरूरत पड़ती है, जैसे कि बीच में ऋषिकेश डिपो है, हरिद्वार डिपो है या श्रीनगर डिपो है, यहाँ पे अतिरिक्त मैन पावर भी उपलब्ध कराएंगे। देवभूमि में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन केदारनाथ क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले घोड़े और खच्चरों में एक स्वाइन और इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है, जिसको लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। यात्रा रूट पे जाने के लिए उसी के साथ साथ 2 बहुत महत्वपूर्ण जिले जो हमारे कोटद्वार और हरिद्वार, इन जिलों को भी हम बहुत यहाँ पे स्क्रीनिंग को वो करेंगे, प्राथमिकता देंगे, क्योंकि काफी घोड़े इस रूट से भी हमारे रुद्रप्रयाग जाते हैं। तो हमने यूपी सरकार को भी एक लेटर लिखा है कि कोई भी घोड़ा जो वहां से आएगा, जब तक वो इन्फ्लुएंजा फ्री का सर्टिफिकेट सरकारी नोटिफाइड एजेंसी से नहीं लाएगा, तब तक हम उसको यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होगी, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। तो वहीं यात्रा के दौरान कोई परेशानी यात्रियों को ना हो, जिसको लेकर सरकार द्वारा कई बैठक की गई है। उसी की जानकारी देते हुए केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि यात्रा में किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। देखिए, यात्रा को लेकर हम तमाम बैठकें कर रहे हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है और ग्रीष्मकालीन जो यात्रा होती है जब बाबा कैलाश की ओर जाता है, तो उसके लिए भी हमने दिसंबर माह से बैठकें प्रारंभ कर दी थी और वहां बैठक में हमने स्थानीय व्यवसायों को भी, जिला प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को शामिल किया, जिससे उनके महत्वपूर्ण सुझाव आए यात्रा के लिए। उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए छोटी छोटी बैठकें प्रदेश के किसी भी गांव में अब कम राशन सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सभी गोदाम पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगा दिए गए हैं और अब इससे तौलकर ही विक्रेताओं को राशन मिलेगा। साथ ही इसी महीने से प्रदेश के 2 जनपदों में नई ई-पास मशीनों से राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मई महीने से भी सभी 13 जिलों में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी और खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार के समस्त उचित दर विक्रेताओं को नवीन ई-पास मशीनों का वितरण किया जा रहा है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा लगातार ये कोशिश है, भारत सरकार के द्वारा ये मैंडेटरी अब किया जा रहा है कि हमारे जो अब राशन का वितरण होगा वो ई-पॉस मशीन के माध्यम से होगा, जिसको लेकर हमने पायलट के रूप में गढ़वाल के अपने हरिद्वार जनपद में और कुमाऊं के अपने उधम सिंह जनपद में हमने इसकी शुरुआत कर दी है। और ये जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत में इसका जो फीडबैक आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है। इससे जो हमारे लाभार्थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केदारनाथ विधानसभा से पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रपुर गांव में जबरदस्ती गोचर की भूमि पर 220 केवी उप संस्थान का निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर गांव में आज भी 200 से ऊपर परिवार रहते हैं और जिनके पास करीब 500 से ज्यादा पशुधन है और इस गांव में यही एक गोचर भूमि है, जिस पर भी निर्माण कार्य होने जाने पर गोचर के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए। धन्यवाद। उस गोचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी कंपनी को दे दिया है और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया और 13 में इन्होंने लीज करी है, जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुड़ जागरण समिति निर्णय के विरोध में है। उत्तराखंड सरकार के जियो है कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं, उसके बावजूद गौचर। चमोली जनपद के नंदा देवी बायोस्फीयर के निदेशक पर उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर वन विभाग के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने 2 अप्रैल तक कार्यालय में तालाबंदी की चेतावनी स्थगित कर दी है। तो कर्मचारियों की मांग है कि निदेशक को जिला मुख्यालय से हटाया जाए और दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। जो बातचीत हमने किया था वो तो डोमेन में है, क्योंकि ये लिखित में हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने निकाल दिया है और इसी हमारा मंथन सभागृह में उनका 25 कर्मचारी यहाँ पर आए थे और उसके अंदर वो लोग भी थे जिन्होंने शिकायत किए थे और उनका पूरी मौका दिया गया कि वो अपना शिकायत के बारे में सबको बताए और यहाँ पर ये बताया गया और महसूस किया गया कि हमारे जो कर्मचारी है उनके साथ अन्याय हुआ है और हमने उसको बड़ा स्ट्रांगली कहा है कि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई अनावश्यक उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका अपना इज्जत होता है। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहने वाले राम झूला पुल का फर्श पर पड़ी दरारों को पीडब्ल्यूडी नरेंद्र नगर ने फिलिंग कर भरने का काम किया है, लेकिन यह फिलिंग लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इस फिलिंग पर पैर रखते ही पुल पर चलने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों की चप्पल चिपक रही है।
हल्द्वानी में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग और जीएसटी विभाग ने बुक सेलर्स की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान बिल न दिए जाने सहित तमाम अनियमितताएं मिली हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग ने बताया कि स्कूलों में भी 5 टीम में बनकर चेकिंग की जा रही है। सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बुक सेलरों का यहां 3 टीमें बनाकर अलग अलग छापेमारी की जा रही है। यहाँ पर हर साल पब्लिक स्कूलों की एक तो मनमानी है, जिसमें अपनी ही लिखी हुई किताबें यहाँ पर रहते हैं। जब गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी लागू कर रखी है तो एनसीईआरटी की बुक्स ही ये क्यों नहीं पढ़ाते। एक्स्ट्रा ये अपने सब्जेक्ट है, अपनी बुक्स हैं, ये बार बार जोड़े जा रहे हैं और जिनमें इनका अपना एक कमीशन भी बना हुआ है। और जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को भी तो ये लोग फॉलो करें। आज जैसे कि नगर मजिस्ट्रेट साहब ने बताया है, प्रशासन के साथ मिलकर के आज दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें जो अभिभावकों से शिकायतें मिल रही थी रेफरेंस बुक की, उनके ISBN नंबर सहित जांच की गई है और पूर्व में ही निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो है 5 टीमें, देखिए आज शिक्षा विभाग के साथ और जीएसटी विभाग के साथ प्रशासन ने संयुक्त रूप से 3 टीमें बनाकर छापेमारी करी है और जितने भी यहाँ पे होलसेल वाले हैं या रिटेलर हैं उनके दुकानों की जांच करी है। तो प्रथम दृष्टया यह एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड प्रशासन के गाइडलाइंस के साथ ही काम करते हैं। इससे भी ये चीज होती है कि 10 दिन में भीड़ इतनी हो जाती है कि हम उस समय बिल्स नहीं काट पाते हैं अभिभावकों के लिए। हम 5 अप्रैल में कह सकता हूँ सारे बुक सेलर्स 5 अप्रैल के बाद से बिल काटना स्टार्ट करते हैं। सारे स्टॉक की इन्वेंट्री मेंटेन होती है। सिर्फ 10 दिन के ड्यूरेशन में क्या होता है कि हम बिल्स नहीं काट पाते क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है। आर्मी वाले हैं बहुत सारे, उनको सब बिल्स लगाने के लिए चाहिए होते हैं, क्लेम करने के लिए। तो हम 5 अप्रैल के बाद सबको बिल देते हैं। तब भी हम एक डे टू डे पर्ची देते हैं जिसमें बिल नंबर होता है। उसी बिल नंबर के आधार पर हम 5 अप्रैल के बाद से बिल काटना स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे भीड़ चढ़ जाती है। देखिए अभी जैसे हमारा नया सत्र शुरू हुआ है उसके बाद से हम लोगों ने स्कूल्स के साथ बैठक की थी और शिक्षा विभाग के माध्यम से कई निर्देश भी जारी किए थे। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई, 2 ईमेल आईडी हमने जारी की हैं। उसी क्रम में कुछ बुक्स को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर शिकायतें मिल रही थी विभिन्न माध्यमों से। उसी क्रम में शहर में जितने भी बुक सेलर्स हैं उनकी जांच की जा रही है। 3 टीमें आज बनाई गई हैं। जल्द उत्तराखंड में जल्दी 23 खेल अकादमी वजूद में आने वाली है और एक खेल अकादमी आपको बताते चले कि अकेडमी में 1000 वॉक इन एथलीट पे भी तैयारियां की जा रही हैं। नेशनल गेम्स के दौरान सरकार ने जिस लेगेसी प्लान की घोषणा की थी उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। तो वहीं उत्तराखंड में अवैध खनन अपनी चरम सीमा पर है, जिसको लेकर जनता को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो अवैध खनन है वो पूरी तरह से अब अपनी चरम सीमा पर है, जहां पर एक स्थानीय निवासी ने खनन उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें एक जनहित याचिका दायर कर डाली है। जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में सुनवाई हुई है, जिसके उधम सिंह नगर एसएसपी को बड़े निर्देश देते हुए अवैध खनन रोकने के आदेश दिए हैं। मामला यह है कि सुल्तानपुर पट्टी में बिना स्वीकृत खनन पट्टों के वाटर पंप लगाकर मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है, जिस संदर्भ में मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। होने पर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित को देखते हुए मशीनरी द्वारा वाटर पंप लगाकर अवैध खनन करने पर रोक लगा दी है। देखिए, मैं सदन में भी भ्रष्टाचार को लेकर और खनन को लेकर प्रमुखता से पूरे राज्य की का जो दृष्टिकोण है सदन में रखा और जैसा मैंने कहा कि जीवनदायी। ऋषिकेश पुलिस ने टप्पेबाज पति पत्नी को खांडगांव तिराहे से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1 लाख रुपए नकद बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।